दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 10th विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर में। हम लोगों का 2024 का सेट 1 जिसका पेपर कोड है 824 आईजे चल रहा है, जिसमें हम पार्ट 1 बना चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न सीखे थे और बिल्कुल समझ के, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। इसमें हम करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को। भौतिक विज्ञान के जितने प्रश्न हैं उन्हें आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम उपभोग एक करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 21 है और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको पेपर में कॉपी किस तरह से लिखनी है। हमने देख सकते हैं कि अब प्रश्न हम खुद लिख के लाए हैं और किस तरह से लिख के लाए हैं उसी तरह से आपको अपने पेपर में इन्हें लिखना होगा। तो फिर चलिए पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले उसे हल कराएंगे, बाद में आपको इसे भी समझाएंगे। तो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु वस्तु का मान हमें दिया है कितना, यू का मान दिया है। यू का मान जब भी हम लोग लेंगे किसमें, माइनस में हमेशा लेना है। तो यू का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। क्या दिया हमें कि वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु की लंबाई का आधा है। पहले हमें वस्तु की लंबाई पता हो, तो पता नहीं हमें, तो हमने क्या कर लिया कि मान लेंगे कि हम वस्तु की लंबाई इतनी है। तो वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं ओ से, यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसे हम लोग माने लेते हैं एक्स, यानी वस्तु की लंबाई जो है वो एक्स है। तब हमसे क्या कहा गया कि वस्तु की लंबाई बस सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो हमें क्या कर देना है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसे हम लोग लिखते हैं आई से। आई क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो वस्तु की लंबाई हमारी एक्स है, तो एक्स का आधा कर दो। हम लोग किसी का भी आधा करना है, दो से उसे भाग कर दो। तो एक्स आई का मान हो गया एक्स बटे दो। अब हमसे पहला कहा गया कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है हमें। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, बी से। बी का मान हमें ज्ञात करना है। हमें चार चीजें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आई और ओ, इनका लिए सिर्फ एक ही सूत्र है हमारे पास। क्या, कौन सा सूत्र है, एम बराबर आई और बटे में ओ, बस यही सूत्र है, इसके अलावा कोई सा भी सूत्र नहीं है। तो इस ये लग जाएगा। हमें बी का मान चाहिए, तो हमें बी का भी सूत्र लगाना पड़ेगा। वो क्या है, वो भी हमारा एक एम में सूत्र है, एम बराबर माइनस के बी अपान यू हो गया। हम क्या मान लेते हैं, इसे समीकरण एक माने लेते हैं और इसे समीकरण दो माने लेते हैं। एक चीज हम आपको दिखाते हैं, अगर हमसे दर्पण कह दिया गया है, जैसे सवाल में क्या है, उत्तल दर्पण है, दर्पण कह दिया गया है, तो जो एम का मान होता है वो माइनस के बी अपान यू होता है। अगर हमसे लेंस कह दिया गया है तो ये प्लस हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा बी अपान यू। तो हमने क्या किया, इसे समीकरण एक मान लिया, एक इसे समीकरण दो मान लिया। अब हम क्या कहेंगे, समीकरण एक पर समीकरण दो से, देखिए ये भी एम का मान है और ये भी एम का मान है, यानी ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे। तो आई बटे में ओ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी और बटे में यू। अब हमें मान रख देना है। आई का मान हम लोगों के पास कितना था, एक्स बटे दो, और बटे में ओ का मान हम लोगों के पास था एक्स, बराबर में क्या था, माइनस का बी, बी का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसे रख दिया। बटे में यू, यू का मान हम लोगों के पास कितना था, चलिए देखते हैं। यू का मान था माइनस के 25, तो चलिए इसे भी रख देते हैं। तो माइनस के 25 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, हुआ क्या, देखिए इधर एक चीज है, मीन बटे हमारा ये वाला है, ये वाला है, ऊपर कितने दो बटे हैं, नीचे कितना एक बटा है। हमने क्या नीचे एक मान लिया, ऊपर भी दो हो गए नीचे भी दो हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें बदलेंगे। अगर आप मैथ से होंगे तो आपको बदलना आता होगा, कैसे बदलेंगे, जो ऊपर वाला बटे है उसे ऐसे लिख दो, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स बटे दो लिख दिया। अब जो नीचे वाला बटे है ये वाला, इसे हम उल्टा करके लिखेंगे, एक को ऊपर और एक्स को नीचे कर देंगे, एक को ऊपर एक्स को नीचे कर देंगे, बस हमारा पलट गया, बराबर बी और बटे में 25, इतना हमारा हो गया। क्या हुआ, एक्स से एक्स कट गया, कितना बचा, एक बटे दो बराबर बी और बटे में 25 हो गया। बस हमें बी का मान चाहिए 25 बटे में, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा किसमें, गुणे में पहुंच जाएगा। जब भी कोई भी चीज गुणे में होगी बराबर की दूसरी तरफ जाएगी बटे में, अगर बटे में होगी तो गुणे में। तो बी का मान आ गया 25 बटे दो। और आगे बढ़ाते तो दो एकम दो और दो दूनी चार, पॉइंट लगाए एक बचा तो पॉइंट लगाए 10 हो गए, दो पंजे 10। बी का मान आ गया 12.5, 12.5 बी का मान हमारा आ गया। हो गया, एक ऑप्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया।
तो दूसरा पूछा गया कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी के लिए हम लोग के पास क्या सूत्र था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देखिए यू का मान भी हमारे पास है और बी का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो हम यही लगा देंगे। यू का मान कितना, -25 है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं 1/f के लिए, यानी फोकस दूरी के लिए। तो 1/f बराबर 1/b और प्लस में 1/u। इसमें भी एक चीज है, अगर हमसे लेंस कह दिया है तो ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, दर्पण कह दिया तो प्लस रहेगा। तो चलिए अब हम लोग मान डाल देते हैं। एफ का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान हम लोगों को कितना आया था, 12.5 आया, 12.5 आ गया, और प्लस 1/u। यू का मान हम लोगों के पास था -25, सॉरी 25। चलिए देख चेक करते हैं कि 25 था या फिर कुछ और था। तो 25 ही था, ये यहाँ पे दिख गया। तो यू का मान हम लोगों ने 25 डाल लिया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 12.5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा। और दूसरा काम क्या है, आप नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर जीरो लग जाएगा। 125 और 25 का एलसीएम अब कितना हो जाएगा, तो 125 आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो बहुत ही छोटी है। तो 125 हो गया, 125 से हम 125 को काटेंगे कितनी बार में, एक बार में चला जाएगा, यानी एक आ गया। एक और गुणे में ऊपर वाली संख्या लिख ली 10 और प्लस लगाया 20 का। अब क्या आएगा, हमने एक लिखा, एक और गुणे में, अब देखिए माइनस के 25 है, हम क्या करेंगे, माइनस के 25 से 125 को काटेंगे। तो 25 पंजे 125, 5 बार में आया, तो 5 की गुणा कर दी और माइनस ये लगा था, तो ये भी यहाँ पे आ गया। बस हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसे और आगे बढ़ाएंगे, तो हमने क्या किया, 10 एकम 10 हो गया। अब हमने 5 एकम 5, माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि माइनस के 5 हो गए, बटे में 125 हो गए। अब हम और आगे बढ़ाते हैं, तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, और बटे में 125 हो गए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे, इधर आ गए 25, 5 पंजे 25 हो गया। हमारा 1/f का मान कितना आया, 1/25, यानी हमारा f का मान कितना आएगा, जाके जब पलट देंगे तो हमारा f का मान आ जाएगा जाके 25। हमारा f का मान भी आ गया। अब इसे आपको पेपर में किस तरह से लिखना है, तो चलिए अब उसे भी हम लोग दिखाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं पेपर पे। जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 21 हम लोगों का, प्रश्न संख्या 21। तो हमें क्या करना है, यही हम लोगों को यहाँ पे डाल देना है कि हम कौन सा उपभोग एक कर रहे हैं जिसमें प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। क्वेश्चन आपको नहीं उतारना, क्योंकि क्वेश्चन उतारने में आपका बहुत समय जाने वाला है। फिर हमें जो जो क्वेश्चन में दिया वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिया है यू का मान हम लोगों को -25 दिया। हमने क्या कहा था कि हम मान लेंगे वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, जो हम एक्स मान लेंगे, मान लिया। तब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं, जो कि वस्तु की लंबाई की आधी थी। तो वस्तु की लंबाई एक्स थी, तो x/2 हमने मान ली, हो गया। अब हमें पहला क्या दिया था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b ज्ञात करनी थी हमें। तो b के लिए हमारे पास क्या था, आवर्धन के थे, तो हमारे सूत्र m बराबर I/O, और m का एक और मान था -b/u। हमने क्या किया, समीकरण 1 पर समीकरण 2 से दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि देखो सवाल है उन्हें अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है, तो इसमें से थोड़ा तरीका बदला हुआ है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं दिया कि वहां पे किस तरह से और यहाँ पे, तो थोड़ा सा तरीका बदल गया। तो I/O बराबर -b/u। हमें हमने I का मान रख दिया और O का मान रख दिया, इधर भी हमने मान रख दिया, देखिए माइनस से माइनस कट गए, ऊपर x/2 और पूरे के बटे में कितना x था, हमने नीचे एक मान लिया, पलट दिया, इसे हो गया। फिर हमने क्या किया, 2x से x हमारा कट गया, 1/2 हो गया। इधर b का मान 25 था, हमने क्या किया, बी थ्रू था, b/25 था, 25 हमने उधर भेज दिया, काट दिया, बी का मान कितना 12.5 आ गया। अर्थात दर्पण दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 12.5 सेंटीमीटर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी थी, यानी एफ का मान हमें ज्ञात करना था। इसके लिए हमने क्या किया, हमने फोकस दूरी वाले सूत्र लगा दिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आगे बढ़े, हमने क्या किया, मान रख दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर हमारा जितने हमारे पॉइंट के बाद संख्या होंगे उतने हमारे ऊपर जीरो बढ़ते जाते हैं। तो हमने क्या किया, जीरो बढ़ा दिया। फिर हमने क्या किया, नीचे कितना था, 125 था और 25 था, हमने दोनों का एलसीएम निकाल लिया। ये आपको पेपर में नहीं करना, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया था। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाला, फिर हमने क्या किया, देखिए एलसीएम निकला है। फिर हमने 125 आया, तो 125 से 125 को काटा, एक बार में आ गया, तो 10 गुणे 1 हो गया, माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस सबके हमने बीच ही में कर दिया।
तो 25 पंजे 125, 5 बार में, अब 5 से हमने 1 में गुणा कर दी, यानी 25 से हमने काटा, 125 को 5 बार में आया, 5 की हमने ऊपर वाले में गुणा कर दी, वही इधर हुआ 25 से 125 को काटा, 1 बार में आए, 1 की हमने ऊपर वाले से गुणा कर दी, बस यही हुआ। तो हो गया हमारे 10 में से 5 के 5 हो जाए, 5 से हमने 125 को काट दिया, तो हमारा इतना हो गया, एफ का मान 25 सेंटीमीटर आ गया, अतः दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो गई। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, और फिर लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। चलिए इसे भी अब हम लेके चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर कौन सी किरणें? अभिसारी किरणें, ऐसी किरणें जो किसी एक बिंदु पे आके मिले। तो ये किरणें हो गई जो एक बिंदु पे आके मिल रही हैं। तो कहाँ पे मिल रही? ये बिंदु हो गया हमारा। और देखिए अभी इन किरणों के बीच में लेंस नहीं है, यानी कि ये क्या है? वस्तु हम मान सकते हैं, यू का मान है। तो अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे से पर फोकस होने लगती हैं। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर, तो लेंस रख दिया, अब क्या हुआ? तो अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे पर फोकस होने लगती हैं। तो जब लेंस रख देंगे तो ये किरणें 20 सेंटीमीटर पीछे पर फोकस होने लगेंगी, यानी यहाँ पे फोकस होने लगेंगी। अब देखिए लेंस को छू के कोई भी किरण आ रही है तो वो किसका मान होगा? बी का मान हो गया। तो ये हो गया बी का मान हो गया। अब क्या कहा गया? और बी का मान हम लोगों को दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर हो गया इतना भी। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, हो गया हमारा बी का मान आ गया। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होंगी? तो लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होंगी, ये हमसे पूछा गया है। और हमें पता है कि लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस हो रही थी? यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फोकस हो रही थी। बस हमें यही ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी किरणें कहाँ फोकस होंगी? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। हमें किसका? यहाँ पे हमने बताया था कि ये क्या हो गया? यू का मान हो गया, यानी हमें यू का मान ज्ञात करना है। अब सुनिए एक बात और, हमारा कौन सा चल रहा है? लेंस चल रहा है। कौन सा लेंस? तो हमारा चल रहा है अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो बी का मान होता है वो भी माइनस में होता है, और जो फोकस दूरी होती है वो भी माइनस में होती है। हमें यू का मान ज्ञात करना है। हमारे पास देखिए हमारे पास तीनों चीजें हैं, बी भी है, यू भी है, और एफ भी है। हम क्या करेंगे? 1/f बराबर सूत्र लगा देंगे। तो चलिए उसे लगाते हैं। पहले चलिए इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइड में करते हैं। अब हम क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/b। अभी हम लोगों को शुरू में क्या लगाया था? 1/b प्लस 1/u। लेकिन अब चल रहा है हम लोगों का लेंस, इसलिए हम लगाएंगे 1/b माइनस के 1/u। मान रख देंगे। तो 1/f का मान हम लोगों के पास है -30, तो -30 बराबर 1/b। बी का मान हम लोगों के पास है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। और क्या चल रहा? माइनस के 1/u का। आगे क्या करेंगे? हमें u का मान ज्ञात करना है, तो उसे हम अकेला करेंगे, यानी जो हमारा 1/-20 है इसे हम दूसरी तरफ ले आएंगे बराबर के। और कोई भी चीज बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस के हो गई 1/20 बराबर माइनस के 1/u हो गया। आगे करते हैं। -30 चल रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम कितना? 60 आ जाएगा। अब निकाल सकते हैं। तो जो माइनस है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 गुणे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में हमारा आ गया, प्लस 1 गुणे 2 एकम 2, 2 तियां 6 बराबर 1/u का आएगा माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर दो, 2 एकम 2 माइनस के और प्लस के 3 एकम 3 और बटे में 60 बराबर माइनस के 1/u हो गया। तो 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? 1 और बटे में 60 बराबर 1/u माइनस के, और इधर भी चलिए हमारा क्या आ गया? 1/60 बराबर बराबर माइनस के 1/u आ गया। हम इसे क्या करेंगे? घुमाएंगे, यानी पलटने पर क्या होगा? u का मान -60 हो जाएगा। बस u का मान हमें ज्ञात करना था, -60 आ गया। u का मान हम लोग कब क्या लेते हैं? हमेशा माइनस में लेते हैं, और देखिए माइनस में ही हमारा u का मान आया, यानी हमारा u का मान सही है। तो चलिए अब इसे पेपर में किस तरह से लिखना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उसका प्रश्न संख्या लिखनी है। तो हमने प्रश्न संख्या डाल ली कि प्रश्नोत्तर संख्या 22। इसे हम लोग हल करने वाले हैं। दिया हमें क्या है? बी का मान -20 और एफ का मान -30 दिया है। हमने क्या होता है? अब सारी किरणें जो एक बिंदु पे आके मिले,
तो ये हमारा क्या था, यू का मान था यहाँ पे। और फिर हमारा जब प्रतिबिंब वो लेंस रख दिया गया तो किरणें कहाँ पे, यहाँ पे फोकस होने लगी। यानी ये हमारा क्या हो गया, बी का मान हो गया। और ये क्या था, हमारा यू का मान था। बस हमने क्या किया, सूत्र लगा दिया, लगाया सूत्र, मान डाल दिए। इधर लेके आए प्लस का हो गया, हल करते गए, अभी हमने समझाया हल करके। तो यू का मान कितना, माइनस का 60 आ गया। अतः वस्तु 60 सेंटीमीटर दूरी पर रही है। हमें माइनस नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या होगा, रखी है, हमें माइनस नहीं लगाना, क्योंकि माइनस बताता है कि वस्तु किस साइड में है। इसीलिए माइनस जो है वो उसकी प्रकृति बताता है, लेकिन वो वस्तु की दूरी में कभी नहीं आएगा, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। अतः वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर है। ऐसे अगर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी होती, माइनस में आ जाती, तो माइनस हम लोग नहीं लिखते हैं। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। हम क्या करेंगे, इसे भी इसी तरह से हल करेंगे। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाल लेंगे। चलिए इसे भी हल करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 4 ओम, पहला हमसे पूछा गया 4 ओम प्राप्त हो, और दूसरा हमसे पूछा गया 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ओम के जैसे क्या है, हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को मान लेते हैं कि R1 को हमने मान लिया 2 ओम, R2 को मान लिया हम लोगों ने, R2 बराबर मान लिया 3 ओम, यानी ओम। और R3 जो है उसे हम लोगों ने मान लिया 6 ओम, ऊपर हम लोगों को दिया, उन्हें हमने क्या किया, मान लिया। अब हम लोग क्या करना है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 4 ओम प्राप्त हो। यानी अब हमें क्या करना है, इन तीनों को इस तरह से जोड़ना है कि जब हम इन्हें हल करें तो हमारे 4 ओम प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इन दोनों को क्या करें, समांतर क्रम में जोड़ दें, और इसे कैसे जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो हमारा 4 ओम प्राप्त हो सकता है। चलिए समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम चलिए समझाते हैं। जब हम क्या करें, दो प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ दें, जैसे ये हमारा प्रतिरोध हो गया, इस तरीके से जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम क्या होता है, तो जब हम दो प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़े तो वो हो गया श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी से, और समांतर में ऊपर नीचे हो जाता है बस। तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। लिखना कैसे वो हम बाद में बताएंगे। तो हमने क्या किया, 1/r बराबर, इसका सूत्र होता है समांतर क्रम का, 1/r बराबर 1/r2 प्लस 1/r3। मान रख देंगे R2 और R3 के। 1/r2 का मान हम लोगों के पास है 3 ओम और 6 ओम। R2 का मान 3 ओम और प्लस के 6 ओम, R3 का मान 6 ओम। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम लोगों का आ जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो बार में आओ गुणे में, ये हमारा ऊपर वाला ये आ गया, और प्लस में 1 गुणे 6 एकम 6, 6 से काटा एक बार में आ गया, तो 1 से गुणा कर दी। आप लोगों को एलसीएम आता होगा तभी आप इन लोगों को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और एलसीएम तो आपको 5th 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में सिखाया गया होगा। तो 2 प्लस इधर कितना, 1 एकम 1 और बटे में 6, तब भी हम बहुत ही डिटेल में समझा रहे हैं। 2 और 1 3 हो गया, और बटे में 6 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 1/r बराबर। तो 1/r बराबर कितना आ गया, 1/2, यानी आर का मान हम लोगों के पास कितना आ गया है, आर का मान आ गया है 2 ओम। बस हम लोगों को आर का मान 2 ओम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त 2 ओम को और जो हमारा आर वन था उसे हम लोग किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे किस तरह से, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर वन बराबर, सॉरी आर वन नहीं, आर बराबर आर वन और प्लस आर टू, ये होता है। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास 2 ओम है और आर वन है, तो इसे हम लोग लिखेंगे आर बराबर, हमारा कैसा था, 2 ओम था और प्लस में क्या था, आर वन था, हमने कर दिया। अब हम क्या करें, आर वन का हम लोग मान डाल देंगे। आर वन का मान है हम लोगों के पास 2 ओम, तो हमने डाल दिया, दो दो कितने हो गए, 4 ओम हो गए। बस हमारा आर का मान आ गया 4 ओम, हमें 4 ओम प्राप्त करना था, आ गया। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए देखते हैं उसे, उसमें क्या पूछा गया हम लोगों से। वो हमारा है, किधर गया, ये रहा, बड़ा ही छोटा हो गया है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, ये तीनों ओम है, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमारा 1 ओम आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। साइड में किया, हमने क्या किया, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2 और प्लस में 1/r3 हो गया। क्या करो, सभी के मान डाल दो, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1, R1 का मान हम लोगों के पास है 2 ओम,
प्लस R2 का मान है 3 और प्लस में R3 का मान है 6। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको निकालना आता हो नहीं आता, हम देखिए छोटे ट्रिक बता रहे हैं। ऐसा जैसे हमारे पास तीन संख्या है, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ पढ़ना शुरू कर दो। जो पहली संख्या तीनों को पहाड़ में आ गई वही हमारा एलसीएम आ गया। जैसे हमारा 6 का पहाड़ पड़ा, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, 6 देखिए सभी के पहाड़े में आ रहा है, यानी 6 हमारा एलसीएम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, 2 तियां 6, 3 बार में आया 3 और गुणे में 3, 2 के ऊपर 1 था तो 1 से गुणा कर दी, प्लस लगाया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आया और गुणे में 3 के ऊपर 1 था तो 1 से गुणा कर दी, प्लस 6 एकम 6, 1 बार में आया तो 1 और गुणे में 6 के ऊपर 1 था तो 1 से गुणा कर दी, बस। अब हमें इन्हें गुणा और हल करना है। तो हमने क्या, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1 एकम 1 बटे में 6 हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, 3 2 5 और 1 6 और बटे में 6, 6 एकम 6 हो गया। हमारा कितना चला, 1/r बराबर 2 हो गया, 1/r बराबर 1/1 हो गया। तो r का मान कितना आ गया कि 1 ओम। बस यही हमें ज्ञात करना था। अब इसे लिखना कैसे वो भी चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या था कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या यानी प्रश्न संख्या डाल सकते हो या उत्तर संख्या डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल लो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 हमने डाली। हमें क्या दिया था कि R1 का मान दिया था, R2 और R3 का मान दिया था। हमें कितना पहले ज्ञात करना था, 4 ओम ज्ञात करना था। हमने क्या किया, 2 ओम और 3 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो समांतर क्रम में जोड़ा, कुछ इस तरह से जुड़ेगा। R का मान आ गया 2 ओम। फिर हम क्या करेंगे, प्राप्त 2 ओम को R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ा तो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस 2। तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अतः 3 ओम तथा 6 ओम के 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब हम दूसरे पे आ गए। दूसरे में हमसे कहा गया 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है। हमने क्या किया, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ दिया हमने। हल किया इसे, 6 ओम 6 एलसीएम आ गया हमारा। हमने ऊपर भी हल किया, कितना आ गया हमारा, आर का मान 1 ओम आ गया। हमने लिख दिया, अतः 2 ओम 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। बस हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखने वाला है, तो घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य और आवरण के रंग को हमें लिखना है। हमें कुछ नहीं करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 24 डालिए। पहले हमसे पूछा गया नाम लिखना है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे नाम डालिए, वरना हमने क्या किया, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम हमने इस तरह से डाल दिया। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, तो विद्युत नमे होता है, उदासीन होता है, भूसंपर्क तार होता है, 3 तार होते हैं। फिर हमें क्या करना था, इनके कार्य बताने थे। तो हमने लिख दिया, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के कार्य। पहला डाला विद्युत नमय, तो इसे धनात्मक तार भी कहते हैं। जो विद्युत नमय है इसे धनात्मक तार भी कहते हैं। यह उपकरणों तक धारा पहुंचाने का कार्य करता है, इसके द्वारा धारा जाती है, क्योंकि यह कैसा होता है, प्लस तार होता है, धनात्मक तार होता है। दूसरा क्या था, उदासीन, तो इसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं, यानी माइनस तार। इसे प्लस कहते हैं, इसे माइनस कहते हैं। यह उपकरणों से धारा वापस लाने का कार्य करता है। देखिए, प्लस से धारा जाती है और माइनस से धारा वापस आती है बैटरी में, तो धारा वापस लाने का कार्य करता है। यह विद्युत परिपथ को पूरा करता है। अगर उदासीन तार ना लगाएं तो हमारा जो परिपथ है वो पूरा नहीं होगा। अब बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, सॉरी तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि भू संपर्क तार। तो इसका कार्य उपकरणों को पृथ्वी से जोड़कर सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह तार स्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा तथा रेफ्रिजरेटर आदि में होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से प्लग होते हैं, उनमें तीन प्लग बने होते हैं, यानी तीन लगाने वाली कुंबियां बनी होती हैं। दो जो मेन होते हैं उनसे हम लोगों की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन तीसरे का काम ही नहीं होता है कुछ। तो तीसरे का काम यहाँ पे होता है। इसके लिए हमें अपने घर में एक तार लगवाना होता है जो कि भू संपर्क यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। बाय चांस जैसे हम ये इन्हीं में लगा, तो इस्त्री हो गया, टोस्टर, मेज का पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो जैसे हमने इस्त्री ले ली, इस्त्री में कितने, दो तार हम लोगों के होंगे। बाय चांस क्या हुआ, तार हम लोगों का टूट के गिर गया और इस्त्री में करंट आने लगा। तो जो भू संपर्क तार होता है ये हमारे इस्त्री से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या करेगा, जो भू करंट आ रहा है उसे ये अपने अंदर खींच लेगा और पृथ्वी के अंदर ले जाएगा, जिससे हम लोगों को खतरे से सुरक्षा प्रदान हो जाएगी, यानी हम लोगों को करंट हल्का लगेगा और हम लोग बिजली से चिपकेंगे नहीं। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूसंपर्क तार होता है। अब हमें तीसरी चीज क्या करनी थी, तीसरी चीज हमें करनी थी आवरण के रंग बताने थे। तो आवरण के रंग हम बता देते हैं।
तो घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के आवरण के रंग, तो विद्युत नम होता है वो लाल रंग का होता है, उदासीन तार होता है काले रंग का होता है, और भूसंपर्क तार जो होता है वो हरे रंग का होता है। बस हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आ गया अथवा का क्वेश्चन। ध्यान रखना है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। हम आपको बता रहे हैं तो हमने दोनों क्वेश्चन बता दिए। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 24 का अथवा था तो हमने इसी तरह से डाल दिया। चलिए, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एक चीज हमें ये बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, उसे हमें लिखना भी है और उसे स्पष्ट करना है, यानी उसे बताना भी है कि वो किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारक। तो धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। हमें एक एक सूत्र याद रखना है, डेल्टा बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा, साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। बस हमारा क्या होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा इन तीनों को समानुपाती होगा, और जो आर स्क्वायर है इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस यही हमें इसमें लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी जो है वो आई के समानुपाती होगा। शुरू में हमने बताया। दूसरा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की अल्प लंबाई के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी है समानुपाती होगा डेल्टा एल के। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी जो है वो समानुपाती होगा साइन थीटा के। चौथा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि आर 1/r² हो जाएगा जाके। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम बटे में उसे लिखते हैं। हो गया। अब हमें क्या बताना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच के नियम का प्रयोग करते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम होता क्या है, ये भी हमसे पूछा गया है। तो इस नियम के अनुसार, चलिए इस नियम के अनुसार यदि हम पेचकस को अपने दाएं हाथ के में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेचकस को नोक पेचकस की नोक धारा की दिशा बताए, तब अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच के नियम को चलिए अब हम समझाते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम पेचकस को अपने दाएं हाथ में, हम लोग किसने हाथ में पकड़ते हैं, सीधे हाथ में पकड़ते हैं, तो सीधे हाथ को दाएं हाथ कहते हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहता है कि यदि हम अपने सीधे हाथ में पेंचकस को जैसे पेंच जिस जिस साइड में कसते हैं उसी साइड में घुमाएं, तो यदि हम अपने सीधे हाथ में पेंचकस को पकड़कर पेंचकस को पेंच कसने की दिशा में घुमाएं, तब यदि पेंचकस की जो नोक है वो धारा की दिशा को बताए, तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। बस यही हमारा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम था। बस चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा उपभाग 1 था वो समाप्त होता है। अब हमारा शुरू हो गया उपभाग 3। इसे भी हम लिख के लाए हैं, लेकिन इसे हम बताएंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो गई है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक